4 सालों में 17 बैंकों की लूट, कुल 23 लाख डॉलर की चोरी, हॉलीवुड लेवल के भेष बदलने की कला और बेहद चालाक तरीकों की वजह से वह बन गया अमेरिका का सबसे मशहूर बैंक लुटेरा। उसका नाम था विलियम स्कॉट स्करलॉक। वह सिर्फ एक बैंक लुटेरा नहीं था, बल्कि एक मेथ बनाने वाला भी था। 90 के दशक की शुरुआत में सिएटल शहर अमेरिका के बाकी शहरों से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट तेजी से फैल रहा था, अमेजन अभी अभी शुरू हुआ था और बेलाव्यू में एक छोटी सी किताबों की दुकान अभी भी एक गैरेज से चल रही थी। हर तरफ से पैसा आ रहा था, नए नए बैंक खुल रहे थे, हर कोई इस बढ़ती दौलत का हिस्सा बनना चाहता था। 1990 से 1996 के बीच सिएटल में बैंक लूट की घटनाएं लगभग दोगुनी हो गईं। यह शहर अपराधियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा था। एक आसान नियम था, जितने ज्यादा बैंक उतने ज्यादा मौके। स्करलॉक ने यह बात सबसे पहले समझ ली, लेकिन वह जन्म से अपराधी नहीं था। उसमें एक और खतरनाक गुण था, वह एक रणनीतिक दिमाग था। एक ऐसा इंसान जिसे कोई बांध नहीं सकता था। बचपन से ही उसे ताले खोलना पसंद था, बुरी नीयत से नहीं, बल्कि पहेली सुलझाने के लिए, चुनौती के लिए और असंभव को संभव करने की खुशी के लिए। यह आदत कभी उससे दूर नहीं हुई। 70 के दशक के आखिर में युवा स्करलॉक हवाई के एक टमाटर फार्म में काम कर रहा था। वहीं उसे एक दिन गांजे का पौधा मिला। उसने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे काटकर बेच दिया। जब फार्म मालिक को पता चला तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन स्करलॉक ने इसे सजा नहीं माना, बल्कि एक बिजनेस सबक समझा। अगली बार और सावधानी। 1978 में 23 साल की उम्र में वह वॉशिंगटन राज्य के एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में दाखिल हुआ, जहां उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। इस विषय में वह बेहद तेज था। उसकी समझ देखकर प्रोफेसर भी हैरान थे। लेकिन उसका मकसद डिग्री लेना नहीं था, उसका मकसद था पैसा कमाना। कॉलेज की लैब में उसने मैथ बनाना सीख लिया, और वो भी छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर। 6 सालों तक वह पढ़ाई के साथ साथ गुप्त रूप से ड्रग्स सप्लाई करता रहा। पूरे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में वह एक बड़ा सप्लायर बन गया, एक ऐसा अपराधी नेटवर्क जो एक स्टूडेंट आईडी के पीछे छिपा हुआ था। आखिरकार एक प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन उसके लिए यह अंत नहीं था, बस जगह बदल गई। उसने अपना काम वॉशिंगटन के जंगलों में एक गुप्त जगह पर शुरू किया, एक ऐसा कैंप जहां कोई दखल नहीं था। करीब 10 साल तक वह वहीं काम करता रहा, पैसा लगातार आता रहा। लेकिन 1990 में उसका पूरा सिस्टम टूट गया। उसका सप्लायर मारा गया। ड्रग्स से जुड़ी हिंसा में अचानक सब खत्म। न कच्चा माल, न प्रोडक्ट, न कमाई। स्करलॉक ने ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया। अब उसे एक नया रास्ता चाहिए था। तभी उसकी नजर पड़ी बैंकों पर। लेकिन सवाल था कैसे लूटे, और बच निकले उसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्क बिगिंस को प्लान बताया। बिगिंस तुरंत तैयार हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड भी भागने के लिए ड्राइव करने को तैयार हो गई। 1992 25 जून स्करलॉक और बिगिंस सिएटल के मेडिसन पार्क के पास C1 बैंक में घुसे। उनका भेष काफी साधारण था। बिगिंस ने पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का प्लास्टिक मास्क पहना था और स्करलॉक ने नकली नाक और भारी मेकअप किया था। उन्होंने करीब $20,000 लूट लिए। लेकिन भागते वक्त उनकी गाड़ी बंद हो गई। उन्हें पैदल भागना पड़ा दिन के उजाले में। पैसों से भरे बैग लेकर वे एक गोल्फ कोर्स पार कर रहे थे, दर्जनों लोगों के सामने से भागते हुए। हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन उनके लिए यह साफ था, यह तरीका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। यह एक असफल कोशिश थी। इसके बाद स्करलॉक ने बुलाया स्टीव मायर्स को, एक ऐसा कलाकार जो छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता था। मायर्स ने पूरा खेल बदल दिया। उसने लेटेक्स से बने नकली हिस्सों से चेहरे को पूरी तरह बदलना शुरू किया। नाक टुट्टी और गाल की हड्डियां, सब कुछ नया। उसके साथ प्रोफेशनल मेकअप और अंत में एक ऐसा चेहरा तैयार हुआ जिसे कोई भी कैमरा असल पहचान से जोड़ नहीं सकता था। इसके बाद स्करलॉक ने हर चीज का अध्ययन किया। कैशियर कैसे काम करते हैं, वॉल्ट के नियम क्या है, कैश वैन कब आती है, और पुलिस कब कब आसपास गश्त करती है। हर ऑपरेशन से पहले वह और उसकी टीम कई दिनों तक बैंक के बाहर निगरानी करते, हर मूवमेंट का नक्शा बनाते, हर सिचुएशन के लिए कोड तैयार करते। हर डकैती के बाद वे हर नोट को मशीन से चेक करते, ताकि कोई मार्क्ड नोट न रह जाए। अब यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह एक पूरा ऑपरेशन बन चुका था। दूसरी डकैती पूरी तरह सफल रही। स्करलॉक अकेले ही फिर से उसी मेडिसन पार्क वाले बैंक में गया। उसे पता था पुलिस को शक भी नहीं होगा कि वही बैंक फिर टारगेट बनेगा, और वो सही था। वह वहां से $88,000 लेकर निकल गया। अब उसकी स्टाइल तय हो चुकी थी। वह बैंक में जाता, शांत रहता, पिस्टल से पूरे कमरे को कंट्रोल करता, कभी आवाज ऊंची नहीं करता, सिर्फ उतनी ही जितनी जरूरी हो। उसे डर फैलाना नहीं था, बल्कि कंट्रोल में रखना था, क्योंकि डर में अनुशासन होता है और अफरा तफरी में गलती, और गलती का मतलब गिरफ्तारी, हिंसा। उसके लिए आखिरी विकल्प था 19 नवंबर वह फर्स्ट बैंक की हॉथॉर्न हिल शाखा में गया और वहां से $25,20,000 लेकर निकला। अपने पहले साल में उसने कुल $32 लाख से ज्यादा कमाए। लेकिन यह पैसा ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। रिकॉर्ड के मुताबिक 1 साल के अंदर लगभग सारा पैसा गायब हो गया। कुछ उसने दान कर दिया, पर्यावरण संगठनों को कुछ। रेप क्राइसिस सेंटर को कई लोग उसे आधुनिक रॉबिन हुड कहने लगे, जो सिस्टम से लूटता था और अपने तरीके से बांटता था। 1993 24 नवंबर थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले वह फिर से उसी हॉथॉर्न हिल शाखा में गया। इस बार मायर्स बाहर पार्किंग में था, पुलिस स्कैनर पर नजर रखते हुए। जैसे ही स्करलॉक वॉल्ट की तरफ बढ़ा, रेडियो पर आवाज आई, 2 ब्लॉक दूर पुलिस की गाड़ी आ रही है। लेकिन स्करलॉक नहीं घबराया। उसने अपना काम पूरा किया। 30 सेकंड बाद वह आराम से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और निकल गए। 2 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इस बार उन्हें $98,000 मिले। स्करलॉक ने पैसा अपने निजी इलाके में छुपा दिया। मायर्स को दिए गए $5,000।
यही उसका तय हिस्सा था, बाकी 90% से ज्यादा स्कर्लॉक ने खुद रखा क्योंकि प्लान उसी का था और रिस्क भी ये पहले से तय था। इसमें कोई बहस नहीं थी। अगले साल 1994 में दोनों ने 5 बैंकों को लूटा, 3 सेटल में, 2 पोर्टलैंड में, कुल मिलाकर $26,35,000। 1995 में वह फिर से हॉथॉर्न हिल शाखा में लौटा। यह तीसरी बार था उसी बैंक में। इस बार वॉल्ट पूरा भरा हुआ था और उसने लगभग $30 लाख लूट लिए। यह उसकी सबसे बड़ी रकम थी। इसके बाद उसने 12 महीने का ब्रेक लिया। फिर आया 1996। उसने एक बड़ा प्लान बनाया, एक ही दिन में 3 बैंक लूटना और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। 27 नवंबर शाम 3:47। थैंक्सगिविंग से ठीक पहले बैंक बंद होने का समय। एक आदमी अंदर आया, हुड वाली जैकेट पहने और कैप नीचे झुकी हुई। कर्मचारियों ने ऊपर देखा और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। एक कैशियर ने धीरे से अलार्म बटन दबा दिया। पुलिस को सिग्नल मिल चुका था। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा आदमी अंदर आया। काउंटर से दूर हटो, यह डकैती है। पहले आदमी ने काली पिस्टल निकाली। उसकी आवाज शांत थी, लगभग विनम्र, लेकिन पूरे हॉल पर उसका कंट्रोल हो चुका था। न कोई शोर, न कोई अफरा तफरी, सिर्फ दबा हुआ डर। स्कर्लॉक ने वॉल्ट कैशियर से कहा, बैग भर दो। कोई ट्रैप नोट नहीं, कोई डाई पैक नहीं, लेकिन इस बार कैशियर ने चुपके से नोटों के बीच एक डाई पैक रख दिया। यह बैंक की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा था। कुछ ही मिनटों में बैग में $10 लाख भर दिए गए। पूरा ऑपरेशन 15 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। लेकिन बाहर एक ग्राहक ने सब कुछ बदल दिया। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे पार्किंग तक आया। उसने देखा वे पैसे एक नीले रंग की वैन में रख रहे हैं। जैसे ही वैन निकलने लगी, उसने तुरंत नोए केक पर कॉल कर दिया। गाड़ी का नंबर और दिशा दोनों बता दिए। आमतौर पर वे हर बार नंबर प्लेट हटा देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी उसी रात। सिएटल में भयंकर तूफान आया। थैंक्सगिविंग की वजह से सभी सड़कें जाम थीं। लुटेरे तेजी से भाग नहीं पा रहे थे। बैंक से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर अचानक एक बैग फट गया, लाल रंग का डाई। स्कर्लॉक के हाथों और कपड़ों पर फैल गया। यही था डाई पैक। पुलिस अब उनकी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी और उसे रोकने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने रास्ते में गाड़ी बदलकर सफेद वैन ले ली। स्कर्लॉक और मायर्स नोटों के ढेर में ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढ रहे थे। उन्हें कुछ मिले और उन्होंने निकाल भी दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्पेशल फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। वैन तेजी से भागी, कुछ ब्लॉक पार किए। तभी मायर्स ने शॉटगन से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायर किया, लेकिन वह बच गया। वैन और तेज भागी। तभी खिड़की टूटी और अंदर से ऑटोमेटिक राइफल से गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच स्कर्लॉक ने गाड़ी की लाइट बंद की और चलती गाड़ी से कूद गया। अंधेरे और बारिश में गायब हो गया। वह रिहायशी इलाके की तरफ भागा। वैन आगे बढ़ती रही और एक घर से टकरा गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अंदर मायर्स और बिगिंस गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस ने बरामद किए 2 शॉटगन, एक अमेरिकी M14 राइफल, 2 9mm पिस्टल, 3 मोटोरोला वॉकी टॉकी और एक पुलिस स्कैनर। दोनों को अस्पताल भेजा गया। पूछताछ के दौरान मायर्स ने मास्टरमाइंड स्कॉट स्कर्लॉक का नाम बता दिया। ओलंपिया पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। घर घर तलाशी शुरू हुई। स्पेशल टीम के 9 यूनिट और सैकड़ों पुलिसकर्मी पूरी रात खोज में लगे रहे। $50,000 का इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तेज बारिश और बंद इलाके के बीच स्कर्लॉक छिपा हुआ था, एक 10 फीट लंबे कैंपर वैन के अंदर। बाद में 2 लड़कों ने उसे देखा और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने वैन को घेर लिया। अंदर से एक गोली की आवाज आई। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और अंदर घुसी। वहां विलियम स्कॉट स्कर्लॉक मृत पड़ा था। उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई, उसने खुद को गोली मार ली थी। उम्र 41 साल। बाद में FBI ने वॉशिंगटन के जंगलों में स्थित उसके ठिकाने की तलाशी ली। पेड़ों के बीच बना हुआ एक गुप्त ठिकाना। 450 मीटर अंदर वहां मिले हथियार, भेष बदलने का सामान, नकली दाढ़ी और करीब $22 लाख। बाकी पैसा कभी नहीं मिला। कुछ दान कर दिया गया, कुछ बांट दिया गया और कुछ ऐसी जगह छिपा दिया गया जिसे कोई नहीं ढूंढ सका। मायर्स और बिगिंस ठीक होने के बाद फेडरल कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 21 साल की सजा हुई। मायर्स 2013 में रिहा हुआ। बिगिंस 2015 में। दोनों ने अपराध की दुनिया छोड़ दी और सामान्य जिंदगी में लौट गए। बाद में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया जिसका नाम था कैसे बैंक लूटे जाते हैं आज भी स्कर्लॉक का केस। FBI की ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। यह केस मशहूर है सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उसकी योजना, अनुशासन और सोच के स्तर की वजह से। इस घटना के बाद बैंकों ने अपनी सुरक्षा प्रणाली बदली, ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट किए और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी वहीं। पुलिस ने भी हाई रिस्क बैंक डकैती से निपटने के तरीके बदल दिए।